हाँ जी, अब मैं कवर करना चाहती हूँ बेड डेट्स वाला पॉइंट्स, क्या होता है बेड डेट्स और क्या होती है उसकी रिकवरी एंट्री, दोनों चीज़ें एक साथ बताऊंगी। पॉइंट ले रही हूँ मैं, क्या करूँ कुछ कुछ पॉइंट्स पिक कर रही हूँ जिसमें बच्चे फंसते हैं वो ले रही हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। राम हु ओड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। राम एक डेटर था हमारा जिसने हमें 10,000 रुपीज देने थे। नाउ कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम इंसॉल्वेंट। अब जब भी कभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर होता है ना बच्चे, तो इन दैट केस उसकी जो लायबिलिटीज और एसेट्स हैं वो तो चली गई बेटा फर्म के पास, ठीक। अब सॉरी, फर्म के पास नहीं, कोर्ट के पास। अब उसकी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेल होंगी, सेल होने के बाद हमें पेमेंट मिलेगा। तो जो पैसा हमें मिलना होता है, पूरा पैसा तो मिलता नहीं है, किस्मत होती है तो पूरा मिल जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें लॉस होता है। जो हमें लॉस होता है दैट लॉस इज कंसिडर्ड बेड डेट्स। इट मींस दैट अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन फ्यूचर नाउ। वो पैसा तो हमारा गया मरा, वो नहीं मिलेगा। बट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बेड डेट्स हमें शो करना होता है। तो हाउ विल वी शो दैट बेड डेट्स इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। और ये एंट्री आएगी ही आती है। तो ट्रांजैक्शन है, रवि होल्ड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक। द जर्नल एंट्री हमें क्या करनी है इस केस में। तो देखिए, जो हमें पैसा कम मिल रहा है, ठीक है, हमें बेड डेट हमारा हो रहा है और हमें डेटर ने देना था और डेटर का नाम था रवि। रवि हैज टू गिव अस, ठीक है। अब रवि क्या दे रहा है, 1 रुपए में 30 पैसे दे रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले तो एंट्री लिखती हूँ। और थ्रो चेक दे रहा है ना, हाँ, तो हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली अगर हमें पैसा मिल रहा होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, दैट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ नीचे वर्किंग दिखाऊंगी मैं। 10,000 रुपीज मिलने थे जिसमें से सिर्फ 30 पैसे मिले हैं, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 30 पैसे, ठीक है। तो आपका निकला 3,000, यानी 10,000 मिलने थे, सिर्फ 3,000 की रिकवरी हुई। तो डेबिट करेंगे व्हाट यू आर रिसीविंग, ओनली यू आर रिसीविंग 3,000, रवि हैज टू गिव अस 10,000। तो बेसिकली हमें लॉस हो रहा है 7,000 रुपीज का। ये लॉस हम दिखाएंगे बेड डेट्स अकाउंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये पैसा गया मर, दैट इज अ लॉस। बेड डेट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट विल बी शोड लाइक दैट। बेड डेट्स एक ऐसी चीज है जो फाइनल तक आते आते सबसे ज्यादा परेशान करती है, ठीक है। ये तो हुई एंट्री, ठीक है। इस साल तो पैसा गया हमारा। और समटाइम्स इट हैपेंस कि इन ग्रेजुअल फॉलोइंग ईयर और नेक्स्ट ईयर ये जो पैसा मर गया था ना, कभी कभी इसकी भी रिकवरी हो जाती है। क्वेश्चन ने बताया होता है कि अर्लियर देयर वाज अ बेड डेट व्हिच वाज रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, नाउ दैट बेड डेट्स अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड। रिकवरी हो गई। ये रिकवरी सेम नहीं होगी, जिस क्वेश्चन में आपको बेड डेट दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में आपको रिकवरी वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, वो अलग से देंगे। ये जनरल एंट्री पूछ ली जाती है, बट दोनों सेम पैटर्न पे हैं, इसलिए मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। बुक में दोनों एंट्री एक साथ एक ही क्वेश्चन में नहीं दिखेंगी। इस साल तो हमने अपनी बुक्स में रिटर्न ऑफ कर दिया, बेड डेट्स दिखा दिया और लॉस दिखा के हमने अपना अकाउंट को कर दिया क्लोज। अब नेक्स्ट ईयर अगर ये रिकवरी हो जाती है तो क्या एंट्री होगी, अगर ये पैसा मर गया तो ऑब्वियसली रिकवरी हो रही है। बेड डेट 7,000 के थे, रिकवरी के टाइम पे आप क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये रिकवर हो गया। तो जब रिकवर हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये बस ये आपको जब अकाउंट रिकवर्ड अकाउंट की एंट्री करनी है ना रिकवरी की, तो यहां पर रिकवरी में बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट दिखाना है। ये तब करना है जब वो मरा हुआ पैसा आपको मिल रहा है। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें बेड डेट्स की एंट्री दे देंगे, कभी कभी दूसरा क्वेश्चन अगर टीचर दे रही है तो ये अलग से एंट्री दे दी जाती है कि दैट अमाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बेड डेट्स लास्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड। अमाउंट गिवन होगी तो आप रिकवरी के टाइम ये एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हुई आपकी रिकवरी की एंट्री। ये दो ही केस हैं बेड डेट्स वाले जो आपको एंट्रीज करनी है। अभी और प्रोविजंस की भी पॉइंट्स होते हैं बट वो अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हुआ एक केस। अच्छा, अब मुझे एक और चीज आपके लिए कवर करने का मैंने प्लान किया है। मुझे ना बच्चे आउटस्टैंडिंग्स में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, डेप्रिसिएशन में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में करते हैं और प्रीपेड में करते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकली ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है। उस न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं चीजें कवर कर देती हूँ आपको। चलिए जी,
एक सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, देखो जी ध्यान नहीं दिया, इसमें बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री आ गई जो मैं चाह रही थी, इसी में कवर हो रही है इस क्वेश्चन में। 5 जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैं आपके सामने 6 केस ले रही हूँ, 6 ट्रिकी है और 6 के 6 मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैंने पिक कर लिया है, ये बात ध्यान रखना। तो रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल हमारा ही पैसा मर गया था, इस साल वो रिकवर हो गया, सुभाष भाई साहब ने हमें पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब बंदे का नाम नहीं आएगा, ये बात भी ध्यान रखना। हम अगर हमें कोई पुराना पैसा मरा हुआ मिल रहा है, उस बंदे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि उसे हम राइट ऑफ कर चुके थे, तो हमारे यहाँ जो एंट्री होगी, और ये नहीं बताया चेक से मिल रहा है तो हम कैश से दिखाएंगे इसको। कैश अकाउंट डेबिट to bad debts recovered. A bad debts recovered account is nominal account, that's why it is credited because that is an income for you. सुभाष भाई साहब का नाम कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो काम खत्म हो चुका है हमारी बुक में, अब वो नो लॉन्गर वाज देयर क्योंकि हमने उसे बैड डेट्स खत्म कर दिया था। बैड डेट्स रिकवर्ड, नरेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000। देखो जी सैलरी पे करते हो तो सैलरी टू कैश बेसिक सी एंट्री होती है, यहाँ लिखा है सैलरी ड्यू टू क्लर्क, आपको देनी थी, आपने दी नहीं, बट हम तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो अगर कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किए कंसिडर होते हैं तो हमें दिखाने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग इन द जर्नल एंट्री। कैसे दिखाएंगे? नॉर्मली अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, मैं ना वो भी एंट्री बता देती हूँ, अगर आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है अगर कोई केस होता है, ठीक है। यहाँ नहीं है बट मुझे एंट्री समझानी थी, ठीक। अब यहां पर बोला कि सैलरी ड्यू, हमने पे नहीं की है, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर अस, सैलरी अकाउंट तो हमारा बेटा होगा ही डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, बट हम पे नहीं कर रहे हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसे एज अ लायबिलिटी शो करेंगे। पे नहीं करिए, इस अकाउंट में हमने शो कर दिया कि दैट लायबिलिटी हैज टू बी पेड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑब्वियसली हमें पे करनी होगी। और 50,000 की क्लर्क की सैलरी थी जो हमने पे नहीं करी बट अपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखा दी, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन करके लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। अभी आप जब जर्नल कर रहे हैं तब तक आपने बैलेंस शीट सीखी नहीं होगी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आई है आपकी, वो बहुत लाइट सी आई है, उसमें इतना काम नहीं आया, फाइनल तक आते आते आपकी आ जाएगी नवंबर तक, ठीक है। ये हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी का काम। अब इसके बाद प्रीपेड का करते हैं। ये जो सैलरी टू कैश है ये एंट्री तब करनी जब गिवन है, तो मैंने बस आपको समझाई है। चलिए जी और केसेस करते हैं, सीख रहे हो ना? थम्स अप दे दो नीचे, वीडियो को लाइक कर दो, देख के चले जाते हो और लाइक भी नहीं करते, ठीक है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना आपसे। चले जी आगे बोला, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। अब मैंने यहाँ पूरा, मैं भी यहाँ इसे डिटेल में बताऊंगी, इसकी 2 एंट्री मुझे सिखानी है। यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं 2 करनी, क्वेश्चन में 1 ही करनी है, बता दूंगी, लेकिन मुझे सिखानी है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है, हम जब पे करते हैं ना, जिस डेट में मान लीजिए कार मैंने 1 जून को खरीदी तो नेक्स्ट ईयर 31 मई तक का मैं इंश्योरेंस पे करूंगी। 1 साल का इंश्योरेंस 1 साल पे होता है। तो अब ध्यान दो कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो 31 मार्च को क्लोज हुई, तो अप्रैल और मई का जो मेरा इंश्योरेंस बना वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर होना चाहिए। तो वो जो अप्रैल और मई वाला पोर्शन होता है ना, वो होता है आपका प्रीपेड। बट आपने पेमेंट इसी साल कर दी ना, क्योंकि जून में आपने गाड़ी खरीदी, 1 जून को खरीदी, 1 जून को आपने इंश्योरेंस कराया, तो जून टू मई तक का आपका इंश्योरेंस पे हुआ। तो आपको कायदे से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जून से लेकर मार्च तक का इंश्योरेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद की जो आपकी पेमेंट है दैट इज एन प्रीपेड पेमेंट विच यू हैव डन, ठीक। ये तो लॉजिक हुआ। अब पे करते हैं ना हम जब इंश्योरेंस, तो ऑब्वियसली मैंने 1 जून को पे किया, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या करूंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक करके अपने अमाउंट दिखा दूंगी, जो भी मैंने अमाउंट, बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने अपने अमाउंट दी, मैं 1200 रुपये ले लेती हूँ,
मैं अभी पहले ना कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक। अभी जो 1200 रुपीज़ हैं, मैं कहती हूँ ये हैं तो 12 महीने के, लेकिन मेरा मार्च के बाद क्या हुआ, अप्रैल और मई, इसका मतलब 2 महीने का मैंने एडवांस पे कर दिया ना, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 200 रुपये निकल के आए मेरे प्रीपेड। मंथली बैठी ना, 100 रुपये पर मंथ बैठा इंश्योरेंस। ये जो 200 रुपये प्रीपेड है, इसकी मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी, क्या, प्रीपेड की, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 200। ये कौन से 200 रुपये हैं भैया, हमने पे कर दिया जून से लेकर अगली मई तक का। अप्रैल और मई का जो मैंने एडवांस पे किया है वो अपनी बुक्स में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस एज एन एसेट दिखा के मैं रिफ्लेक्ट करूंगी। अगले साल ही 200 रुपये मुझे एक तरीके से अगले साल का मेरा पेमेंट था, तो इस तरीके से ये एंट्री होती है दो, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें आपसे सिर्फ प्रीपेड वाली एंट्री मांगी है, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, तो पूरा डिटेल में जाना चाहिए। अब क्या हो रहा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। हमारी जो थर्ड वाली एंट्री होनी है वो क्या होनी है, वो यही वाली एंट्री बननी है हमारी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ऊपर कॉन्सेप्ट था बेटा, क्वेश्चन नहीं था जो मैंने लिया था, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हम रेंट पे की एंट्री कर चुके होंगे, वो हमें बता ही नहीं कितना हमने पे किया, हमारे कितना पोर्शन प्रीपेड है सिर्फ वही बताया, लेकिन उस चीज को समझाने के लिए मुझे बेसिक वाली एंट्री भी करनी थी, इसलिए क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूँ ना। तो 10,000 रुपीज आप एडवांस पे कर चुके हो, तो 10,000 को एज अ प्रीपेड आप ऐसे शो करोगे अपनी बुक्स में। आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन दिया वही समझा रही हूँ, उसके बैक में अगर कुछ जाना है, उसके डिटेल में जाना है तो वो समझा रही हूँ। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं और जो लिटरली ढंग से समझना चाहते हैं, एक चीज बोल दूंगी, एग्जाम में ना बुक से किया हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, आपके जो यहाँ बैठा होता है ना उसके हिसाब से रिप्लाई करते हो, रट नहीं सकते अकाउंट्स को, कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए। चले जी, अब इसके बाद 4th, 5th, 6th 3 ट्रांजेक्शन और है, उन्हें कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? आप जो भी एसेट यूज करेंगे, लैंड करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, ऑब्वियसली हर एक एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है विद द यूजेज ऑफ टाइम। इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारी मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो उस लॉस को हम शो कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? फॉर एग्जांपल मशीनरी का लॉस हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है? फर्नीचर का हो रहा है। चलो, डेप्रिसिएशन इज ए लॉस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दैट इज अ लॉस। कितना लॉस हुआ है? इन्होंने बोला फर्नीचर 50,000 का था, उस पर 10% लॉस हो रहा है, तो बेसिकली 5,000 रुपीज लॉस हो रहा है। इसको हम चार्ज करेंगे अपने एसेट अकाउंट से। फर्नीचर की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। नॉर्मली हमारी एसेट की डेबिट वैल्यू होती है, हम क्रेडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने आप ही हम माइनस हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, लेजर सीखोगे और अच्छे समझ आएगा कि मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया। क्रेडिट तो वैसे इसलिए किया कि हमारा इतने का हमारा फर्नीचर की वैल्यू डिक्लाइन कर गई, ये वैल्यू है नहीं हमारे फर्नीचर में। 50,000 का खरीदा था, 5,000 रुपये का फर्नीचर हमारा खत्म हो चुका है, इतनी वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट कर गई। तो ये होती है आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री। इसके बाद क्या हुआ है? प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज की आपने कैपिटल लगाई थी और जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस में से अपने कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो फर्म हैज टू पे। प्रोपराइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, दे हैव टू पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द प्रोपराइटर, जिसने अपनी कैपिटल लगाई है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट दिखाएंगे कि दैट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो हमारा बेटा 10 लाख का था तो 12% कैलकुलेट किया तो 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट बना। उसके कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उसकी कैपिटल की है ये एप्रिसिएशन, तो हम कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये हुई आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। नरेशन प्लीज लिख लीजिएगा। इसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर अगर कोई विड्रॉइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, अब इंटरेस्ट दो।
पैरामीटर है, बोला है तो बिल्कुल देना पड़ेगा। ये फर्म के लिए इनकम हो गया। तो वो चार्ज होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट से, कितनी ड्रॉइंग उसने चार्ज करी, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। Interest on drawing is an income, that's why it has been credited. Interest on capital is a loss, that is an expense for the firm, that's why it has been debited, that is the nominal account। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं दी, डायरेक्ट आपको अमाउंट बता दिए। ये हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बहुत अच्छे से करनी जरूरी है, 12th इसी से शुरू होने वाली है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, मेरे को लगता है मैंने मेजरली ये कुछ चीज़ें थी जो मिस थी। आपको मैं इतना बोलूँगी कि आप मेरी वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत काम है वीडियोस में। मैंने सब कुछ समझा रखा है जर्नल का, और भी जर्नल में निकल के आएंगे केसेस, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारे केसेस कवर कर दिए हैं। मेजरली मैंने कोशिश की है कि मैं सारे कवर कर दूँ। और प्लीज़ लाइक, कमेंट चाहिए, चाहे स्माइली दो चाहे थम्स अप दो, ठीक है, तो वो दे के जाइएगा।